हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो चलिए इसी अध्ययन को अपन आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा अध्ययन का विषय है द्वितीयक व्यवसाय। पिछली क्लासों तक हमने पढ़ा था प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय हमारा पूरा हो गया था, तो आज हम शुरू कर रहे हैं द्वितीयक व्यवसाय। अब देखिए द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग, निर्माण, प्रसंस्करण और ऊर्जा उत्पादन को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि द्वितीयक व्यवसाय होता क्या है। देखिए, हमने जब मानव व्यवसाय की बात की थी तो हमने ये अध्ययन किया था कि मानव के द्वारा जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को मानव व्यवसाय कहा जाता है। यानी मानव के द्वारा जितनी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, या यूं कहें मानव के द्वारा संपन्न की जाने वाली वो सारी क्रियाएं जिससे मानव को आर्थिक वृद्धि प्राप्त होती है, तो आर्थिक वृद्धि प्रदान करने वाली जो क्रियाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? मानव व्यवसाय। अब देखिए ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा आप इसको यहां समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और आगे की अध्ययन सामग्री भी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया का काम होता है प्राथमिक या यूं कहें मूल जो उत्पाद है या जो कच्ची वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति और उनका उपयोग, इन दोनों चीजों का अध्ययन करना। जो प्राथमिक उत्पाद हैं उनकी प्राप्ति और उनके उपयोग का अध्ययन करना किसका काम है? आर्थिक क्रियाओं का। तो अब द्वितीयक व्यवसाय में आने वाली आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? आप यहां से समझने का प्रयास करें कि मानव के द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को मानव व्यवसाय कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का काम क्या है? तो आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक जो संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं उनकी प्राप्ति और उपयोग का संपूर्ण अध्ययन करती हैं। तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक उत्पादों का रूप बदल दें, उनका परिष्करण कर दें और मानव के लिए उस वस्तु को और अधिक उपयोगी बना दें। समझ पा रहे हैं द्वितीयक व्यवसाय में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? कि ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक संसाधनों का, प्राथमिक उत्पादों का रूप बदलकर उनका प्रसंस्करण करके एक ऐसी वस्तु का निर्माण करें जो मानव के लिए अधिकाधिक उपयोगी हो। ऐसी आर्थिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? द्वितीयक व्यवसाय। यानी द्वितीयक व्यवसाय में वो सारी चीजें शामिल की जाती हैं जिनमें प्राथमिक उत्पादों का रूप बदलकर उनका प्रसंस्करण करके मानव के लिए अधिकाधिक उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे इसका मीनिंग कि द्वितीयक व्यवसाय होता क्या है। अब देखिए द्वितीयक व्यवसाय जो है जिसमें विनिर्माण या निर्माण किया जाता है, चीजों का प्रसंस्करण किया जाता है, तो उसको 10 प्रकार के समूह में बांटा गया है कि जिस प्रकार की वस्तु का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार का विनिर्माण हो रहा है, वस्तुएं विनिर्मित हो रही हैं, उनको उसी क्रम के अनुसार, उसी समूह के अनुसार एक समूह में रखा गया है। तो चलिए हम इसका एक एक करके अध्ययन करते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के समूह। देखिए पहला समूह है इंजीनियरिंग उद्योग। ऐसी चीजें या ऐसी विनिर्मित चीजें जो इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत आती है, जैसे मशीनों का निर्माण, कल पुर्जों का निर्माण, मशीनों का निर्माण, कल पुर्जों का निर्माण, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सभी उद्योगों को कौन से समूह में रख दिया गया? इंजीनियरिंग उद्योग में। अगला देखिए निर्माण उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। निर्माण से संबंध वृहद इकाइयों से नहीं है। हम अपने गांव में देखते हैं एक कुम्हार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाता है,
हम एक कारपेंटर को देखते हैं जो लकड़ी से अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाता है, लोहार को देखते हैं लोहे के अनेक प्रकार के संसाधन बनाता है। तो इन छोटी छोटी इकाइयों से लेकर वृहद स्तर तक जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इन सभी को मिलाकर किसमें शामिल कर दिया गया? निर्माण उद्योग में। समझ पा रहे हैं आप? अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यांत्रिक चीजें या यूं कहें बिजली का सामान बनाने वाली चीजें, इलेक्ट्रिक चीजें बनाने वाली इकाइयों को किसमें रख दिया गया? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। अगला देखो, रासायनिक उद्योग, यानी रसायन, केमिकल से जुड़ी हुई चीजें या यूं कहें रासायनिक जितने भी विनिर्माण किया जाता है वस्तुओं को, सबको किसमें रख दिया? एक इकाई के रूप में, रासायनिक उद्योग में। उसके बाद आता है शक्ति उद्योग। वे सारे औद्योगिक इकाइयां, वे सभी विनिर्माण इकाइयां, वे सभी प्रसंस्करण इकाइयां जिनमें शक्ति का निर्माण होता है। किसी भी प्रकार की शक्ति, जल विद्युत हो, ज्वारीय ऊर्जा हो, आणविक ऊर्जा हो, इस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं वो किस समूह में रखी जाएंगी? शक्ति उद्योग में। अगला आता है वस्त्र उद्योग। भले वो सूती वस्त्र उद्योग हो, ऊनी वस्त्र उद्योग हो, किसी भी प्रकार के वस्त्र का निर्माण, वस्त्र निर्माण से जुड़ी हुई सभी इकाइयों को किस इकाई के रूप में रख दिया गया? किस समूह के रूप में रख दिया गया? वस्त्र उद्योग। फिर देखिए, भोजन और पेय पदार्थ, यानी भोजन निर्माण करने वाली इकाइयां, पेय पदार्थों का निर्माण करने वाली इकाइयां, उनको किस में रख दिया गया? भोजन और पेय पदार्थ उद्योग समूह में। आगे देखिए, धातुकर्म उद्योग, अनेक प्रकार की धातुओं से विनिर्माण करने वाली इकाइयां, अनेक प्रकार के धातु का रूप बदलकर उन्हें मानव के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने वाली इकाइयां। तो ये सारी इकाइयों को किसमें रख दिया गया? धातुकर्म उद्योग के अंतर्गत। देखिए अगली आती है प्लास्टिक उद्योग, यानी ऐसी इकाइयां, ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं का या प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उनको किस श्रेणी में, किस समूह में रख दिया गया? प्लास्टिक उद्योग की श्रेणी में। अंतिम आता है परिवहन और संचार। परिवहन के साधनों का निर्माण करने वाली इकाइयां, संचार की साधनों का निर्माण करने वाली इकाइयां, या यूं कहें परिवहन और संचार से जुड़ी हुई सभी इकाइयों को किस समूह में रख दिया गया? परिवहन और संचार उद्योग में। तो इस प्रकार से द्वितीयक व्यवसाय की विभिन्न इकाइयों को, विभिन्न विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को इस प्रकार से इन 10 समूहों में रख दिया गया है। अब किसी भी देश में औद्योगिक विकास किस प्रकार से हो, या यूं कहें औद्योगिक विकास का केंद्रीकरण कैसे हो, औद्योगिक विकास की आधारशिला क्या है, कौन सी चीजें हैं जो किसी भी राष्ट्र में, किसी भी प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रभावित करती हैं या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। तो हम उद्योगों की अवस्थिति को या उद्योगों के केंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अब करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कच्चा माल। उद्योगों को लगाने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है कच्चा माल। किसी भी उद्योग में किसी भी प्रकार का विनिर्माण करने के लिए सबसे प्रथम जिस कारक की आवश्यकता होती है वो होता है कच्चा माल। तो अब देखिए, कच्चे माल की प्राप्ति के बाद उद्योग की अवस्थिति क्या होगी, उद्योग को कहां लगाया जाएगा? तो देखिए, कुछ कच्चे माल तो ऐसे होते हैं जो वजन में बहुत अधिक भारी होते हैं, कुछ कच्चे माल इस प्रकार के होते हैं जिनका वजन ह्रास होता है, वजन में कमी आ जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के स्थान पर या कच्चा माल प्राप्ति के स्थान पर ही उद्योग स्थापित कर दिया जाता है। जैसे वनों में उद्योग को स्थापित करना, कृषि क्षेत्रों के निकट उद्योग को स्थापित करना, तटवर्ती क्षेत्रों के समीप उद्योग को स्थापित करना। अब जैसे लौह इस्पात उद्योग है, तो लौह इस्पात उद्योग में शक्ति के रूप में कोयले को इस्तेमाल किया जाता है। तो लौह इस्पात इकाइयां अधिकांशतः
कोयला खनन वाले क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। किस लिए? कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। अब अपन भारत की बात करें तो भारत के जैसे झरिया, रानीगंज जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, लौह इस्पात इकाई को वहीं लगाया गया है। विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस आदि उद्योगों की बात, आदि देशों की बात करें तो वहां भी लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल के समीप, अर्थात या तो लोहे के खानों के समीप या फिर कोयले की खानों के समीप लगाया जाता है। तो कच्चे माल की सुगमता और सुचारू रूप से उपलब्धता उद्योगों के स्थानीयकरण को या उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। अगला देखते हैं शक्ति के साधन। अब देखिए शक्ति के साधन के रूप में किन किन चीजों को काम में लिया जाता है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, इन सारी चीजों को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? शक्ति के साधन के रूप में। अब जहां शक्ति के साधनों की, शक्ति की सुलभता, सुगमता, सुचारू रूप से उपलब्ध होगी, वहां उद्योगों की स्थापना की जाएगी। अब देखिए लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग या तो कोयले के खनन का क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाएगा या फिर लोहा खानों के समीप स्थापित किया जाएगा। एल्यूमिनियम उद्योग है। एल्यूमिनियम उद्योग को कहां स्थापित किया जाएगा? जहां पर जल विद्युत का उत्पादन सुगमता से होगा, जल विद्युत की प्राप्ति सुगमता से होगी। तो शक्ति के जो साधन हैं वो भी उद्योगों की अवस्थिति के लिए उत्तरदायी है, या यूं कहें उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। किसी भी राष्ट्र में शक्ति के साधन जितने अधिक समृद्ध होंगे, किसी भी राष्ट्र में शक्ति के साधन जितना अधिक समृद्ध होंगे, उस राष्ट्र में औद्योगिक विकास उतना ही सुगमता से होता चला जाएगा। जैसे अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, चीन की, रूस की, तो उन देशों में क्या है? शक्ति के साधनों की सुलभता के कारण औद्योगिक विकास हुआ है। अपन बात करें दक्षिण अमेरिका के देशों की, एशिया के देशों की, अफ्रीका के देशों की, तो वहां औद्योगिक विकास की स्थिति न्यून होने का कारण क्या है? शक्ति के साधनों की सुलभता कम होना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति के साधन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक है। अगला देखिए परिवहन और संचार के साधन। अब देखिए उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करना या तैयार माल को बाजार तक लेकर जाना, सभी में किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। तो परिवहन की व्यवस्थाएं, परिवहन का जाल जिस प्रदेश में, जिस राष्ट्र में जितना अधिक अच्छा होगा, उस राष्ट्र में औद्योगिक विकास उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। दूसरी तरफ देखिए संचार के साधन, ऐसे संसाधन जिनके माध्यम से औद्योगिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, डाक, तार, इंटरनेट आदि सारी चीजें जिनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो यूं कह सकते हैं जिन क्षेत्रों में परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, वहां औद्योगिक विकास स्वतः ही अच्छा होता चला जाएगा। अब बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, चीन आदि जो औद्योगिक रूप से सक्षम राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं अच्छी होने के कारण ही औद्योगिक विकास हो पाया है। अपन बात करें जापान की, तो जापान विश्व का इकलौता ऐसा राष्ट्र है जो औद्योगिक दृष्टि से तो विकसित है, परंतु कच्चे माल की उपलब्धता उसके पास बहुत ही न्यून है। जापान है वो वस्त्र उत्पादन के लिए कपास का आयात करता है किसी भी देश से। क्यों? क्योंकि उसके पास परिवहन और संचार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो उसके माध्यम से वो आयात करके वस्त्र उत्पादन करेगा। जापान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें अधिकांशतः क्या है? पठारी और पर्वतीय भूमियां। उसके बावजूद उसने औद्योगिक विकास किया, तो उसका औद्योगिक विकास किसके दम पर संभव हो पाया? अपने परिवहन और संचार के साधनों के दम पर। अगला देखिए
बाजार। औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रमुख कारक है वो है बाजार। अब देखिए कैसे, तैयार माल को, उद्योगों के द्वारा विनिर्मित किए गए माल को बाजार में बेचना, या यूं कहें बाजार में तैयार माल की मांग कितनी है। जिस प्रदेश में औद्योगिक इकाई स्थापित है वहां के लोगों की क्रय शक्ति किस प्रकार की है। दोनों ही चीजें उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाली है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका नगरीय आबादी की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक बड़ा देश है। वहां के जो बाजार है वहां पर विनिर्मित वस्तु की मांग भी अधिक है और जो उपभोक्ता है उनकी क्रय शक्ति भी अधिक है। यानी क्रय शक्ति का मतलब वहां के लोगों की खरीदारी करने की योग्यता, खरीदारी करने की क्षमता कितनी है, उनका आर्थिक विकास कैसा है। तो विनिर्मित की गई वस्तुओं को बेचने के लिए, औद्योगिक इकाई के द्वारा विनिर्मित की गई वस्तु के बदले में आर्थिक विकास करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बाजार की। तो बाजार भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। अगला है कुशल श्रमिक। देखिए वर्तमान में औद्योगिक विकास यंत्रीकरण और मशीनीकरण की देन है। वर्तमान आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग अधिकाधिक किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर द्वारा संचालित मशीन स्वयं ही सोचने का और विचारने का दोनों ही काम करती है। लेकिन उसके बावजूद कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अत्यधिक यंत्रीकरण, अत्यधिक मशीनीकरण होने के बावजूद औद्योगिक विकास में कुशल श्रमिकों का योगदान बहुत अधिक है। एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं तो जैसे मानो सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाला एक श्रमिक है, दूसरा श्रमिक लौह इस्पात उद्योग में काम करने वाला है, तीसरा एल्यूमिनियम उद्योग में काम करने वाला है। तो तीनों प्रकार के जो श्रमिक हैं, सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको सूती वस्त्र के संदर्भ में, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में उनको नॉलेज अच्छा रहेगा। लौह इस्पात उद्योग की इकाई में काम करने वाले व्यक्ति को उस उद्योग से संबंधित नॉलेज अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से उस श्रमिक में एक स्किल डेवलप हो गई, एक उद्योग विशेष के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग, श्रमिक में एक विशेष प्रकार की स्किल डेवलप हो गई, एक प्रकार का कौशल विकसित हो गया। तो इस प्रकार के कुशल श्रमिक भी औद्योगिक स्थायीकरण या उद्योगों को की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक मुख्य कारक बनते हैं। अगला देखिए, पूंजी सबसे महत्वपूर्ण कारक उद्योगों की अवस्थिति से लेकर उसके विकास तक का संपूर्ण कार्य किस पर आधारित है, पूंजी पर। देखिए औद्योगिक इकाई की स्थापना करना, उसमें मशीनें खरीद कर लगाना, उसमें कच्चा माल खरीदना, तैयार माल को परिवहन के द्वारा बाजार तक भेजना, उसके श्रमिकों को वेतन देना, ये सारे के सारे काम किस पर डिपेंड करते हैं, पूंजी की उपलब्धता पर। तो जिस राष्ट्र के पास पूंजी की उपलब्धता जितनी अधिक रहेगी वो राष्ट्र औद्योगिक रूप से उतना ही अधिक सक्षम और उतना ही अधिक विकसित होगा। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पूंजी की उपलब्धता औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, या यूं कहें उद्योगों के केंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक है। अगला देखते हैं, जलापूर्ति, जल की उपलब्धता। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए जल की आपूर्ति अति आवश्यक है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो ये सारे के सारे उद्योग जल की उपलब्धता पर आधारित है। तो जहां जलापूर्ति सुगमता से होगी, सरलता से होगी, वहां औद्योगिक विकास भी अधिक होगा। लौह इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जहां जलापूर्ति अच्छे से होगी, सरलता से होगी, वहां अधिक विकसित होंगे। अगला देखिए, जलवायु।
अब देखिए, जलवायु भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। जिन प्रदेशों की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होगी उन प्रदेशों में औद्योगिक विकास अधिक होगा। वहां के जो कुशल श्रमिक हैं उनकी कार्य क्षमता भी अधिक होगी। अब देखिए, साधारण भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। कोई प्रदेश है जहां का तापमान बहुत अधिक है, तो अधिक तापमान में जो श्रमिक हैं उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। अत्यधिक गर्मी के कारण वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसी जलवायु है जो शीत है, शीत ठंडी जलवायु में काम करने वाले श्रमिक हैं, वहां भी वो अपनी पूरी दक्षता और पूरी योग्यता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो जलवायु है वो श्रमिकों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। उसके अलावा जो सूती वस्त्र उद्योग है उनके लिए अति आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ अपन बात करें सिनेमा उद्योग की, तो सिनेमा उद्योग के लिए खुला आसमान, मेघ रहित आसमान की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की अधिकाधिक आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि सिनेमा उद्योग भारत में मुंबई में सर्वाधिक विकसित हो रहा है, कैलिफोर्निया में अधिक विकसित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि जलवायु उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। समझ पाए होंगे आप? चलिए, उच्च तकनीक, जितना अधिक किसी भी राष्ट्र का तकनीकी विकास होगा, यांत्रिक विकास होगा, वो राष्ट्र उतना ही अधिक औद्योगिक दृष्टि से सक्षम होगा। क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान युग है वो मशीनों का युग है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो जितना अधिक यंत्रीकरण होगा, जितना अधिक मशीनीकरण होगा, वो राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से उतना ही अधिक विकास कर पाएगा। तो यूं कहें, उच्च तकनीक किसी भी राष्ट्र में, किसी भी स्थान पर औद्योगिक विकास की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी जापान की, तो जापान की भौगोलिक परिस्थितियां अच्छी नहीं है, वहां कच्चे माल की उपलब्धता अच्छी नहीं है, उसके बावजूद वो दुनिया के श्रेष्ठ औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों में से एक है। उसका कारण क्या है? उसकी उच्च तकनीक, जिसके माध्यम से उसने अधिकाधिक लागत के बावजूद आर्थिक विकास किया है। उसकी कच्चे माल की प्राप्ति में लागत अधिक है, भौगोलिक परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में आर्थिक लागत अधिक है, उसके बावजूद उसने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, तकनीकी विकास के आधार पर औद्योगिक विकास किया है। अगला देखो, अंतिम आता है सरकारी नीतियां। किसी भी देश की राजकीय नीतियां, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं। जैसे मानिए किसी राष्ट्र में सरकारी नीतियों के निर्माण में सरकार के द्वारा ये नीति बना दी गई कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत किसी भी प्रकार की मल्टीनेशनल कंपनी, या यूं कहें दूसरे राष्ट्र से आकर व्यापार करने वाली कंपनी वहां पर अपना औद्योगिक उपक्रम स्थापित नहीं करेगी। उसके अलावा सरकार के द्वारा उद्योगों को कॉमर्शियल भूमि आवंटन में दर कम रखना, यानी सस्ती दर पर भूमि उपलब्ध करवाना, उनको टैक्स में छूट देना, औद्योगिक विकास के लिए नीतियां बनाना, उनके लिए परिवहन की व्यवस्थाएं अच्छी करना। तो इस प्रकार से जो राजकीय नीतियां हैं उनका भी उद्योगों की अवस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। राजकीय नीतियां जितनी अधिक अच्छी होंगी उतना ही अधिक उद्योगों का स्थानीयकरण होता जाएगा, केंद्रीकरण होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक एक करके उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इनको अध्ययन करते रहिए। इस तरफ हमने द्वितीयक व्यवसाय के समूहों का अध्ययन किया है, समझ में आए हैं तो इनका भी अध्ययन करते रहिए। तो इस प्रकार से हमने आज द्वितीयक व्यवसाय के समूह और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।